नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑफिसर जिद में। जिद ऐसी जो तूफानों को हिला दे, जिद ऐसी जो पत्थर को भी मोम बना दे, और जिद ऐसी जो आपको सोने ना दे, जिद ऐसी जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे, आपको कामयाब बना दे। दोस्तों, इसी जिद, इसी जुनून, इसी जज्बे के साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। क्या होता है अध्यादेश? आर्टिकल 123 के तहत संविधान में दिया गया हुआ है राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये विधायी शक्तियों में बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है राष्ट्रपति की। क्या होता है अध्यादेश? अध्यादेश एक ऐसा बिल होता है, एक ऐसा ऑर्डिनेंस होता है जो राष्ट्रपति तब पास करता है जब संसद की कोई संसद सत्र में ना हो। किस में ना हो? संसद सत्र में ना हो। कंडीशन ये है कि दोनों सदन सत्र में ना हो या केवल एक सदन सत्र में ना हो। तो हम जानते हैं जब भी कोई विधि बनती है, कोई अधिनियम बनता है, ठीक है, तो एक विधायी प्रक्रिया होती है पूरी। उस प्रक्रिया से उसको गुजरना पड़ता है। हम जानते हैं जब भी कोई विधि बनानी होती है, ठीक है, तो सबसे पहले दोनों सदनों से पास होना चाहिए और उसके बाद उसको राष्ट्रपति की क्या मंजूरी होना चाहिए। राष्ट्रपति की जब मंजूरी मिल जाती है तो वही विधेयक हमारा क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है, नियम बन जाता है, कानून बन जाता है। ठीक है, चूंकि हमने बताया कि ये दोनों सदन हमारे अभी सत्र में नहीं हैं। अगर दोनों सदन सत्र में नहीं है, केवल राष्ट्रपति है, तो क्या विधि बनाई जा सकती है? उस कंडीशन में विधि नॉर्मली नहीं बनाई जा सकती है। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि अध्यादेश लाना पड़ेगा, ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा। इसीलिए इसकी ज़रूरत पड़ी अध्यादेश की। मान लीजिए कोई ऐसा कारण है, तत्काल कारण है कि तत्काल प्रभाव से किसी भी टॉपिक पर विधि बनानी है, तो ऐसी कंडीशन में हमने देखा कि ना ही राज्यसभा चल रही है, ना ही लोकसभा चल रही है, या लोकसभा या राज्यसभा में से कोई दोनों में से एक नहीं चल रही है, तो उस कंडीशन में विधि तो नहीं बनाई जा सकती है। तो विधि नहीं बनाई जा सकती है तो क्या लाया जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ अध्यादेश लाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि विधि बनाना भी जरूरी है। तो कहा ठीक है, ये जो अध्यादेश की शक्ति है इसे राष्ट्रपति को दे दिया जाए। क्या होगा कि तत्काल प्रभाव से ऐसा कोई मौजूदा परिस्थिति आ रही है हमारे पास कि तत्काल प्रभाव से उस पर हमें कार्रवाई करना बहुत आवश्यक है। तो ऐसी कंडीशन में हम अध्यादेश जारी लाकर कुछ समय के लिए, ये क्षणिक होता है, ठीक है, कुछ समय के लिए हम वहाँ पर उस विधि को बना सकते हैं, और बाद में जब राज्यसभा या लोकसभा सदन हमारे सत्र में आ जाएंगी तो उस सदन में हम पास कराकर उस अध्यादेश को हम क्या कर सकते हैं? अधिनियम बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही बात हमारी अध्यादेश कैसे लाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं अध्यादेश कब लाया जाएगा। अध्यादेश कब लाया जाएगा? कब ला सकते हैं अध्यादेश? जब संसद के जो दोनों सदन हैं सत्र में ना हो, सत्र में ना हो, या संसद का कोई एक सदन सत्र में ना हो, और ऐसी ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है, कोई ऐसा तात्कालिक हमारा रीजन होना चाहिए, कुछ मौजूदा ऐसी परिस्थिति होना चाहिए, मौजूदा परिस्थिति ऐसी हो जिस पर तत्काल विधि बनाना आवश्यक हो। ठीक है, तो ये ऑर्डिनेंस कब लाया जा सकता है? जब संसद के दोनों सदन में ना हो, या संसद का कोई एक जो सदन है वो सत्र में ना हो, या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिस पर तत्काल विधि बनाना आवश्यक है। अगर दोनों सदन, ठीक है, दोनों
सदन सत्र में हैं और अध्यादेश लाया जाता है, लाया जाए, तब क्या होगा? अगर दोनों सदन सत्र में हैं और अध्यादेश लाया जाता है तब क्या हो सकता है? ऐसी कंडीशन में अगर दोनों सदन सत्र में हैं, कहने का मतलब विधि बनाने के लिए सक्षम है, वो ऐसी कंडीशन में अगर अध्यादेश लाया जाता है तो वह अध्यादेश क्या होगा? अमान्य होगा, शून्य होगा। ठीक है, ऐसा जो ऑर्डिनेंस होगा वो पूरी तरह से क्या होगा? अमान्य होगा, शून्य होगा। तो संसद का अगर कोई भी एक सदन भी अगर सत्र में नहीं है तो उस कंडीशन में भी हम अध्यादेश ला सकते हैं। ये तो रही बात अध्यादेश कब लाया जाता है। अध्यादेश क्यों लाया जाए? अध्यादेश क्यों लाया जाए? अभी हमने डिस्कस किया कि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिस पर हमें लगे, जिस पर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि तत्काल प्रभाव से उस पर विधि बनाना बहुत आवश्यक है, तो ऐसी कंडीशन में अध्यादेश लाया जा सकता है। तो मौजूदा परिस्थिति ऐसी हो जिस पर राष्ट्रपति को लगे कि विधि बनाना अति आवश्यक है। वो भी क्या? तत्काल प्रभाव से, मतलब तुरंत विधि बनाना आवश्यक है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में ऑर्डिनेंस वहां पर लाया जाएगा। और ऑर्डिनेंस जो लाया जाएगा वो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं लाएगा, वो लाएगा किसकी मर्जी से? मंत्री परिषद, ठीक है, की सलाह से। ठीक है, कहने का मतलब मंत्रिपरिषद और इसका जो नेता है कौन? प्रधानमंत्री, इसकी ही सलाह से क्या करेगा? वो ऑर्डिनेंस लाएगा। ठीक है, स्वयं की मर्जी वहाँ पर उसकी नहीं चलती है, क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कोई कार्य वहाँ पर नहीं करने वाला है। सारी के सारे जो भी सलाह हैं वो कैसे लेगा? मंत्री परिषद की सलाह से लेगा। तो ऐसा क्यों लाया जाएगा? क्यों? अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि तत्काल प्रभाव से उस पर क्या है? विधि बनाना आवश्यक है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा ऑर्डिनेंस लाया जाएगा। अब कुछ यहाँ पर केस हो गए हैं, उनको हम थोड़ा समझ लेते हैं। एक केस था हमारा आरसी कपूर वर्सेस भारत राज्य। क्या कहता है आरसी कपूर वर्सेस भारत राज्य? इसमें ऐसा कहा कि इस आधार पर ऑर्डिनेंस को चुनौती दी जा सकती है न्यायालय में, इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि जो तत्काल प्रभाव वाला अध्यादेश था, तत्काल प्रभाव वाला मामला था, तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करना आवश्यक नहीं था। कहने का मतलब ऐसा कोई मैटर था जिसमें तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक नहीं था, फिर भी संसद में संबंधित बिल पर या विधेयक पर चर्चा को बायकॉट किया जाए, बायकॉट करने के उद्देश्य से लाया गया हो।
आरसी कपूर वर्सेस भारत संघ में कहा गया कि अगर ऐसा कोई मैटर है, ठीक है, जहां पर ऐसा लग रहा है कि तत्काल प्रभाव से वहां पर बिल बनाने की आवश्यकता तो नहीं थी, लेकिन संसद में, ठीक है, उस पर चर्चा करना, है ना, उन्होंने नहीं समझा और कहा कि अगर उस चर्चा को हम बायकॉट कर दें और बायकॉट करके कोई ऑर्डिनेंस ले आएँ, तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने कहा कि इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में उस संबंधित अध्यादेश पर चुनौती दी जा सकती है। उसके बाद बात आती है 38वें संविधान संशोधन की। 38वां संविधान संशोधन कहता है कि जो राष्ट्रपति की संस्तुति थी, राष्ट्रपति की संस्तुति अंतिम व मान्य होगी। कहने का मतलब इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। आरसी कपूर वर्सेस भारत राज्य में कहा गया था कि इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि मान लीजिए तत्काल प्रभाव से उस विधि को लागू करने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन फिर भी संसद में उसको बायकॉट करने की वजह से, है ना, वो विधेयक किसके द्वारा लाया गया? अध्यादेश के द्वारा लाया गया। ठीक है, इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है। लेकिन 38वां संविधान संशोधन जब हुआ तो उन्होंने बताया कि जो राष्ट्रपति की जो संस्तुति है, ठीक है, वो अंतिम है और मान्य है, इसको किसी प्रकार से न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन बाद के कुछ संविधान संशोधनों, जैसे 44वां संविधान संशोधन जब हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में बताया गया कि जो राष्ट्रपति का असद्भाव है ना, उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। असद्भाव का मतलब है कि मान लीजिए राष्ट्रपति किसी ऐसे भाव से वो अध्यादेश जारी कर रहा है कि ताकि उसकी जरूरत तो नहीं थी, है ना, और संसद जब सत्र में आती तब भी वो विधि बनाई जा सकती थी। फिलहाल उसको कोई ऐसा तत्कालिक कारण नहीं था जिसके आधार पर वो विधि बनाई जा सके। तो 44वें संविधान संशोधन में फिर से कह दिया कि यह है, इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, इसी क्रम में एक और केस आता था हमारा, डीसी वाधवा बनाम बिहार राज्य। डीसी वाधवा वर्सेस बिहार राज्य। इसमें क्या हुआ था कि उस समय बिहार में लगातार 1967 से 1981 के तहत अंतर लगातार कई सारे अध्यादेश लाए गए, मतलब वहां पर जो विधान मंडल था उसको नजरअंदाज करते हुए लगभग 256 के आसपास, कितने, लगभग 256 अध्यादेश लाए गए, और जिसमें 14 ऐसे थे जिनको 10वीं बार वो लाया गया। देखिए, तो यहां पर न्यायालय ने कहा कि ये तो पूरी तरह से संविधान का क्या है, उल्लंघन है, ऐसा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, बार बार विधेयकों को लाना भी क्या है, वो कहीं ना कहीं संविधान के प्रारूप के विरुद्ध है। हाँ, इसी क्रम में एक और केस हुआ था, कृष्ण कुमार सिंह वर्सेस बिहार राज्य। इसमें भी कहा गया कि जो बार बार अध्यादेश लाया जा रहा है और विधानमंडल से उसको पारित नहीं किया जा रहा है, वो भी क्या है, वह भी संविधान के विरुद्ध है। तो ये कुछ केस थे ऐसे कि मतलब अध्यादेश लाया जा रहा है, ठीक है, और उसको हम चुनौती दे सकते हैं, किसमें, न्यायालय में, ऐसा वहां पर कहा गया। अब अगली बात आती है कि अध्यादेश तो ले आया गया, उसके बाद क्या होगा जब संसद सत्र में आएगी। अध्यादेश लाने के बाद जब भी संसद सत्र में आएगा, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है, ठीक है, वो असीमित नहीं होती है। कहने का मतलब जिन जिन विषयों पर, ठीक है, संसद कानून बना सकती है, मतलब जिस विषय पर संसद कानून बना सकती है,
उन्हीं विषयों पर अध्यादेश लाया जा सकता है। अध्यादेश लाया जा सकता है। कहने का मतलब ऐसे विषय जिन पर संसद को शक्ति है, ठीक है, कि कानून बनाने की, वही विषयों पर, उसी विषय पर हम अध्यादेश या राष्ट्रपति अध्यादेश क्या कर सकता है, ला सकता है। और इसकी जो सीमाएं हैं वही सीमाएं हैं, इसकी सीमाएं भी वही हैं जो संसद की सीमाएं हैं। कहने का मतलब यह है कि अपनी सीमाओं से बाहर हटकर कोई भी अध्यादेश जारी नहीं हो सकता है। ऐसे अध्यादेश जो मौलिक अधिकारों को रोकते हैं या ख़त्म करते हैं, ख़त्म करें या कम करें, ऐसे अध्यादेश क्या सकते हैं, नहीं लाए जा सकते हैं। कहने का मतलब वो सारी सीमाएं भी वही होंगी जो संसद की हैं किसी भी अध्यादेश को लाने पर। तो दो चीज़ें हो गई, उसी विषय पर कानून बनाया जा सकता है जिस पर संसद कानून बना सकता है, उन्हीं विषयों पर ही अध्यादेश लाया जा सकता है। दूसरा है वही सीमाएं होंगी, असंवैधानिक सीमाएं, ठीक है, ये मौलिक अधिकारों को ख़त्म नहीं कर सकते, ना ही कम कर सकते हैं, ना ही छीन सकते हैं, ठीक है। ये तो रही बात हमारी अध्यादेश की शक्ति और सीमाएं। अब अध्यादेश पास होने पर उसकी जो शक्ति है, अध्यादेश अगर पारित हो गया तो उसकी जो शक्ति होगी एकदम हूबहू जो अधिनियम की होती है, वही शक्ति यहां पर उस अध्यादेश को मिलेगी, ठीक है। लेकिन कब तक मिलेगी, ये अल्पकालिक है। क्या है, अल्पकालिक है। जैसे ही संसद सत्र में आएगी वैसे ही इस अध्यादेश को संसद के पटल पर रखना आवश्यक होगा। कहने का मतलब है कि संसद के सत्र में आने पर अध्यादेश को संसद के पटल पर रखना अनिवार्य होगा, ठीक है। दूसरी बात कही जा रही है कि लोकसभा के नियम के अनुसार, ठीक है, अध्यादेश जारी करने के कारणों को भी अध्यादेश जारी करने के कारणों को भी संसद पटल पर रखना चाहिए। कहने का मतलब जब संसद सत्र में नहीं था उस टाइम कोई ऑर्डिनेंस तो पास हो गया, लेकिन जैसे ही संसद सत्र में आएगी सबसे पहला काम है उस अध्यादेश को संसद के पटल पर रखना होगा। अगर संसद के पटल पर रखने पर दोनों सदनों से, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, ठीक है, दोनों सदनों से वो क्या हो जा रहा है, पास हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, पास हो जा रहा है। और राष्ट्रपति की उसकी मंजूरी मिल जा रही तो वो उसकी जो शक्ति होगी एज अ अधिनियम की तरह हो जाएगी। कहने का मतलब वो अध्यादेश अब क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, पूरी तरह से वो विधि बन जाएगी। तो यहां पर दोनों सदनों से पास होना अनिवार्य है, ठीक है। ऐसी कंडीशन आ जाती है, मान लो कि उसको संसद की मंजूरी नहीं मिली, मंजूरी ना मिलने की दशा में क्या होगा, मंजूरी ना मिलने की दशा में क्या होगा कि 6 हफ्ते के अंदर ही वह जो अधिनियम होगा वो शून्य माना जाएगा। संसद की मंजूरी ना मिलने पर, अगर मान लीजिए उस अधिनियम को संसद की मंजूरी नहीं मिल रही है तो क्या होगा
6 हफ्ते के अंदर, 6 हफ्ते के बाद वह स्वतः निरस्त हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने दिन के बाद, अगर संसद की मंजूरी नहीं मिली है तो संबंधित अधिनियम कितने दिन के बाद निरस्त हो जाएगा? तो है 6 हफ्ते के बाद क्या होगा, वो निरस्त हो जाएगा। और मैक्सिमम जो अधिकतम अवधि होती है, मैक्सिमम अवधि जो होती है किसी भी अध्यादेश की, वो होती है 6 महीने की। क्यों होती है 6 महीने की, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 6 महीने की इसलिए होती है क्योंकि किसी भी एक सत्र और दूसरे सत्र के मध्य की जो अवधि होती है वो क्या होती है, 6 महीने की ही होती है। कहने का मतलब 6 महीने के अंतर्गत अंदर ही अंदर दूसरा सत्र स्टार्ट होना चाहिए। तो पहला सत्र मान लीजिए स्टार्ट है, उसके बाद दूसरा अगला सत्र आया, उसके बीच में 6 महीने हैं। इस बीच में अगर किसी प्रकार का कोई सत्र नहीं चला है तो इतने दिन तक हमारा क्या, वो ऑर्डिनेंस रह सकता है, जिंदा रह सकता है। लेकिन जैसे ही ये वाला सत्र स्टार्ट होगा, दूसरा वाला, ठीक है, तुरंत 6 हफ्ते के बाद अगर कोई मंजूरी नहीं मिल रही है तो अपने आप से वो निरस्त हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए सत्र स्टार्ट हो गया है, ठीक है, सत्र स्टार्ट हो गया और जो संबंधित अध्यादेश था उसको मंजूरी नहीं मिली। अगर मंजूरी मिल गई होती, पास हो गया होता, तब तो वो अधिनियम बन जाता। लेकिन मान लीजिए सत्र स्टार्ट हुआ और मंजूरी नहीं मिली, तो मंजूरी नहीं मिली। अब इस सत्र की जो अगली बैठक होगी, सत्र की अगली बैठक, अगली जो बैठक होगी, ठीक है, इससे 6 हफ्ते के बाद, 6 हफ्ते के बाद वो जो अध्यादेश था वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से निरस्त हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, अगर जो सत्र की बैठक है, ठीक है, दोनों सदनों में अलग अलग तारीख में हो रही है, जैसे मान लीजिए पहले सदन की जो बैठक हुई है, पहले सदन की बैठक किसी तारीख में हुई मान लीजिए, उसके बाद दूसरे सदन की बैठक किसी दूसरी तारीख में हुई है, ठीक है, तो ये जो 6 हफ्ते का समय लिया जा रहा है, इस दूसरे सदन की जो दूसरी वाली तारीख थी उससे काउंट किया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। थोड़ा सा टेक्निकल है, फिर से देख लेते हैं। मान लीजिए इन दोनों सदनों की जो सत्र की बैठक हुई है, इन दोनों सदनों की 2 अलग अलग तारीखों में अलग अलग दिन, ठीक है, बैठक हुई है। तो पहली वाली जो तारीख होगी, इससे नहीं, जो दूसरे वाले सदन की जो दूसरी तारीख होगी वहां से इसको काउंट करेंगे 6 हफ्ते की, ठीक है। तो ये तो रही बात हमारी, अगर संसद में मंजूरी नहीं मिल रही है तो वहां पर ये 6 हफ्ते तक ही यहाँ पर क्या रहता है, जिंदा रह सकता है। उसके बाद अपने आप से ही वो निरसित हो जाएगा। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की ये शक्ति होती है। इसको अगर हम नैतिकता के आधार पर देखें, ठीक है, तो इसको तभी लाया जाना चाहिए जब कोई बहुत ज़रूरी, ठीक है, बहुत ज़रूरी या कह सकते हो बहुत विषम परिस्थिति हो, हैं, जिसमें लगे कि बिल्कुल विधि बनाना बिल्कुल एकदम ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चल सकता है, तभी ये अध्यादेश लाना चाहिए। लेकिन बहुत सारी सरकारें ऐसी आई हैं जो अध्यादेशों को लगातार मिसयूज करती रही हैं, ठीक है, और उनको लगातार न्यायालय में चुनौती भी दी गई है, लेकिन न्यायालय के भी आदेशों को वहाँ पर खंडित किया गया है। तो ये तो रही बात हमारे अध्यादेश, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब अवश्य कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, वीडियोस आपको, हमारी वीडियोस प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।